अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं उस्मान अहमद। अब मुख्तलिफ खबरें हैं। आज हम उन तकरीबन आप समझ लें कि मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो इंतहाई दिलचस्प भी हुआ हुआ है और इंतहाई सनसनी खेज़ भी हुआ हुआ है। और कल का दिन हम लोगों ने सब ने देखा कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये अनप्रेसिडेंटेड था पाकिस्तान की कानूनी तारीख़ में। जो कल हमने देखा कि तकरीबन 6 घंटे मीडिया के मनाजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच था 15 जजेस के ऊपर मुश्तमिल वो छाया हुआ था। और एक तारीख़ी समाअत कल हमने देखी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो केस था नए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में। और ये पहला केस था जो उन्होंने किया था। गो के अब उन्होंने ये समाअत जो है 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन ये एक इंतहाई अहम केस था जो कि शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे और अभी आजकल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जस्टिस अतहर मिनल्ला उन्होंने ये रिवायत शुरू की थी कि कुछ मुकदमात की उन्होंने बाकायदा वीडियो के ज़रिए समाअत भी की जाती थी। लेकिन कल का दिन हमने इंतहाई अहम दिन है। गो के कल के दिन के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ जो हैं चीफ जस्टिस और दीगर जजों की जानिब से जो वकला थे उनके साथ जो जिरह की गई उसको मुख्तलिफ एक नुक्ता नज़र से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि जी बहुत जारहाना था चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का मौक़िफ़ था। और साथ साथ उसके अंदर मैं आगे जाके ये भी बताऊँगा जो कि नए चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि चीफ जस्टिस उम्मत अता बंदयाल की जो अदालत थी या जो उनकी कोर्ट थी उसमें एक खुल के बार बार सामने आ रहा था कि जजेस के दरमियान तफरीक है और बेंचेस के मामले के ऊपर इख्तलाफात है और एक बाकायदा एक ग्रुपिंग हुई हुई है। कल भी हमने कुछ न कुछ हद तक उसकी एक मनाजिर जो हैं वो देखे भी जब मुख्तलिफ जजों की आरा जो है वो ये बता रही थी कि वो जो दीगर जो जजेस हैं उनसे वो इख्तलाफ कर रहे हैं जो कि एक जमहूरी एक रवैया है। होना भी चाहिए कि हर किसी की राय एक जैसी तो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये उसकी एक तरह से तस्दीक भी थी जो कि एक बादियों नज़र में ये बात की जा रही है कि जी जजेस में तफरीक मौजूद है। और यही जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायद ईसा उनके लिए एक ही इंतहाई बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जस्टिस काजी फायद ईसा के लिए एक चैलेंज होगा जो वहाँ पे ज़ेरे इल्तिमाम मुकदमात हैं 57,000 मुकदमात हैं जो कि जस्टिस काजी फायद ईसा को अपने 13 माह अक्टूबर 2024 तक उनको जितना वो कम कर सकते हैं उनको कम करना चाहिए। जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई भी दी और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसका गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में बार बार जिक्र भी किया कि उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा बोझ है जिसको उनको उतारना है और अगली अदालती तारीख के अंदर एक अपने आप को इस तरह की चीफ जस्टिस के तौर पे पेश करना है कि जिनके दौर में ये मुकदमात जो कि 57,000 तक पहुंच गए उनमें एक अच्छी कमी देखी गई। फिर उनके लिए कुछ आईनी चैलेंजेस भी हैं जो कि बादियों नज़र में एक तरह के सियासी चैलेंजेस भी हैं जिनमें सबसे बढ़कर इलेक्शन की तारीख का इनेकाद है। इलेक्शन का इनेकाद है उस मुताल्लिक आइन जिस तरह काजी फायद ईसा ने कल जिक्र किया कि वो आइन को का प्रचार करेंगे, आइन की सुनेंगे, आइन की मानेंगे, अपने फैसलों की नहीं सुनेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा भी कि चीफ जस्टिस ने बारहा ये कहा कि उनके लिए आइन सबसे ज्यादा मुकद्दम है। और अगर आइन मुकद्दम है तो आइन के तहत मुल्क के अंदर 90 दिन में इंतखाबात होना हैं जो कि गालिबन नहीं लगता कि होंगे क्योंकि हल्काबंदियां ही मुकम्मल नहीं हो सकेंगी। तो ये भी एक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के लिए चैलेंज होगा। मैं आगे चल के दोबारा चीफ जस्टिस पे वापस आऊंगा। अब थोड़ी सी अगर मैं सियासी मामला की बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की बहुत बड़ी खबर जो है वो है 21 अक्टूबर को जो वाक़या पेश आना है वो है साबिक़ वज़ीर आज़म पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी जो कि 4 साल की तकरीबन जो अपनी ख़ुद साख्ता जिलावतनी कह लें या बीमारी के गर्ज से जो 2019 में गए थे अपना इलाज के बाद बादियों नज़र में इलाज के बाद वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। उनका आना जो है वो पाकिस्तान के लिए सियासी तौर पर इंतहाई अहम समझा जा रहा है। और साथ साथ ये नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि वो यहाँ पर आकर जो कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मैं समझता हूं कि ना उनकी कबूलियत तो नहीं है, कबूलियत तो शायद है लेकिन मकबूलियत वो नहीं है जो कि माजी करीब में या माजी बईद में हुआ करती थी। और इस वक्त नून लीग का वोट बैंक को किस तरह नवाज शरीफ सब मुतहर्रिक करेंगे, क्या बयानियां बनाएंगे, वो एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी हमने कुछ न कुछ झलक जो है गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ ने भी खिताब किया उसमें भी देखी। और ये एक बार फिर बात सामने आ रही है कि नवाज शरीफ ने जो बहुत अरसे से मुफाहिमत के ऊपर वो गामजन थे वो ऐसा लग रहा है कि दोबारा नवाज शरीफ जो है वो मुज़ाहिमत की राह इख्तियार करेंगे। गो के नवाज शरीफ के जो टारगेट है वो ऑब्वियसली मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं होगी या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जो अदालती इस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं होगी। उनका टारगेट जो है वो माजी में जो लोग जा चुके हैं वो ही नवाज शरीफ का टारगेट होंगे जिसका उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ खुलकर इजहार किया, नाम भी लिया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी वो करोड़ों लोग के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म को 4 जज जो हैं वो मिलकर निकाल देते हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि ये जो पूरा कुछ जिसका पनामा बेंच की वो बात कर रहे थे और ये 4 जजेस ने उनको जो है घर भेज दिया और उसके अंदर उनको जो
सहूलतकारी हासिल थी वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हासिल थी, साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद की हासिल थी, और इसके अलावा उनके जो आलाकार थे वो साकिब निसार थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का उन्होंने नाम लिया, और जस्टिस एजाजुल हसन जो अभी भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और ये ओवरऑल नवाज शरीफ ने जिक्र किया कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से उनको घर भेजा गया था, और इन नवाज शरीफ का ये मानना ये है कि उनको घर भेजने की वजह से पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान भी बिल्कुल बैक बर्नर पर चला गया और बैकफुट पर आ गया। और नवाज शरीफ समझते हैं कि जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं किया जाएगा उस वक्त तक उनको तसल्ली नहीं होगी, उनकी तशफ़ी नहीं होगी, और पाकिस्तान के ये मुल्ज़िमान हैं जिनको माफ़ी नहीं दी जा सकती। ये नवाज शरीफ की राय है कि ये नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले तलाफ़ी इन्होंने जुर्म किया, इसलिए इनका एहतसाब करना ज़रूरी है। यानी नवाज शरीफ जिनके बारे में कहा जाता था कि हर बार हमने सुना था कि नवाज शरीफ का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस बार नवाज शरीफ ने एहतसाब करने का नारा लगाया, और वो ये समझते हैं कि वो अब जो है मट्टी पाव की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, और वो ये कहते हैं कि वो अब आप जो है ना मुख्तलिफ नवाज शरीफ दिखाई देगा जब वो वापस आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कौम को भी उजागर किया है कि कौम जो है वो खड़ी हो जाए नवाज शरीफ के साथ, और अब ये तो वक्त आने वाला बताएगा कि जी 21 अक्टूबर को आया कौम नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी या नहीं। लेकिन अभी हालिया तारीख में जो कुछ हमने देखा है, जिस तरह की अवामी रेफरेंडम या इलेक्शन जिसको कहा जाता है, तो नवाज शरीफ की जमात को वो पजीराई हासिल नहीं हुई। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो पजीराई हासिल है वो नवाज शरीफ को इलेक्शन में तो हासिल नहीं हो सकी है। फिर नवाज शरीफ साहब इस बात का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जी वो उनकी जमात ने जो है वो पीडीएम की हुकूमत को चलाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, क्योंकि नवाज शरीफ समझते हैं कि अगर ये ना करते तो इस वक्त जो पेट्रोल 333 रुपए का है वो 1000 रुपए लीटर होता। ये नवाज शरीफ का मानना है। इसीलिए वो समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल मुल्क को ऐसे डिफॉल्ट से बचाया जैसे किसी जख्मी शख्स की का इलाज करा के उसकी जान को बचाया जाता है। ये नवाज शरीफ समझते हैं। एक तरफ ये नवाज शरीफ की तैयारी है, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि नवाज शरीफ के लिए आना कोई इतना आसान मामला नहीं होगा। नवाज शरीफ के ऊपर कानूनी मामला भी हैं जिनका भी उनको सामना करना पड़ेगा। जहां बयानिए का उनके लिए एक मुश्किल होगी, वहां उनके लिए कानूनी पेचीदगियां भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ की सज़ा तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो 5 साल की नाअहली थी, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद कहा जा सकता है कि वो शायद ख़त्म हो गई है, लेकिन उनके ऊपर जो उनको सज़ा है वो तो अभी अपनी जगह मौजूद है, और ये देखना होगा कि आया वो सज़ा भी कलअदम हो सकती है नहीं, जिसकी नून लीग बहुत उम्मीद लगा रही है कि वो सज़ा भी कलअदम हो जाएगी। लेकिन ये ज़ाहिर आने वाला वक्त ही बताएगा जब नवाज शरीफ कानूनी चैलेंज का सामना करेंगे, और उसके बाद ही जब वो कानूनी चैलेंजेस से नबरदाज़मा हो जाएंगे फिर उनको अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज़ करना होगा, और फिर उनको अपना बयानिया फ्रेम करना होगा, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि नवाज शरीफ के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एक तरफ तो नवाज शरीफ की सियासत है, लेकिन साथ साथ नवाज शरीफ को अभी से सियासी मुजाहिमत, और जो कल नवाज शरीफ के हलीफ थे वो अब हरीफ हो गए हैं, तो उनसे सियासी मुजाहिमत का आगाज़ हो गया, जिनमें सबसे बढ़कर पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर बज़ाहिर आ चुकी है, और वो बारहा एक चीज़ का जिक्र कर रही है जो कि पहले नून लीग करती थी, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो नारा बुलंद करती थी या जो ताना देती थी या जो गिला करती थी, वो अब नारा या ताना जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आ रहा है कि वो समझते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही है। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का जिक्र किया, और बज़ाहिर उन्होंने नून लीग को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नून लीग जो है वो छीन रही है पीपल्स पार्टी से। ये बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम है। उनसे बारहा ये पूछा भी गया कि जी आपकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला है ये आपको किसी और से तो नहीं है? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी नहीं जी, हमें तो नून लीग से, अगर किसी और से होगा तो मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन साथ ही उनसे उन्होंने साथ ये भी कहा अपने वालिद साबिक सदर आज़म जरदारी का जिक्र करते हुए कि सीईसी इजलास में उनको इख्तियार दिया गया है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो गिला है उसको दूर करवाएं। लेकिन साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर वो ये गिला दूर नहीं करेंगे तो कम अज़ कम वो बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी उनके वालिद उनको इस बात की इजाज़त दे दें कि उनके हाथ खोल दें। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बिलावल जरदारी के हाथ क्यों बंधे हुए हैं और किस लिए बंधे हुए हैं और किसकी वजह से बंधे हुए हैं। अगर नून लीग की हद तक की बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वो बज़ाहिर डायरेक्ट नून लीग को टारगेट कर रहे हैं कि जी नून लीग की वजह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला है। तो फिर जो उनके हाथ बंधे हुए हैं, बकौल उनके कि जरदारी साहब ने हाथ बांधे हुए हैं, तो वो किसके लिए बांधे हुए हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट के लिए बांधे हुए हैं कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट ना कीजिएगा? मुझे तो बादियों नज़र में ऐसा ही लगता है कि बिलावल भुट्टो की जरदारी की बात से। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प पहलू ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि जो तरक्याती स्कीमें हैं वो वफाक में भी जारी हैं और बज़ाहिर पंजाब में भी उन स्कीमों की इजाज़त दी गई है, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी समझते हैं कि ये है वो वजह कि जी नून लीग अगर पंजाब में है तो वहाँ के जो लोग हैं हल्कों के अंदर वो काम भी गालिबन करवा रहे हैं और वो दीगर मामला भी देख रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी को शायद इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है। ये बात हो गई बिलावल भुट्टो जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला पंजाब में है।
तो या सिंध में है, तो उधर MQM जो पीपल्स पार्टी की, आप समझ लें कि ऑल दो ये PDM हुकूमत में ये भी साथ ही थे, लेकिन ये हमेशा से पीपल्स पार्टी या अक्सर जो है पीपल्स पार्टी के मुखालिफ ही रहे, उनको भी सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला हो गया। वो ये समझते हैं कि सिंध में उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जा रही है। और आज जो है फारूक सत्तार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का एक वफ्द भी गया था और वहाँ पर उन्होंने हल्का बंदियों के मामले पर भी अपने जो शिकायत हैं वो सामने रखी, जो ये समझते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने उनको यकीन दहानी कराई है कि उनकी शिकायत दूर हो जाएंगी। लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि जी उनका गिला ये है कि सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है और हल्का बंदियों के मामले में एक मखसूस पार्टी को नवाजा गया है, चाहे वो सिंध के देही इलाके हों या जो अर्बन एरियाज है, जिस तरह के वो कराची का जिक्र कर रहे हैं, ठट्टा का जिक्र कर रहे हैं फारूक सत्तार साहब, कि वहाँ पे जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया नहीं की गई। मीरपुर खास और सक्खर का बल्कि खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाया गया और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई है और वो ये समझते हैं कि 2018 में जो ज्यादती हुई है उसका अजाला करना चाहिए। ये बात हो गई है जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड की। और पॉलिटिकल एक मैंने मंजरनामा आपके सामने रख दिया। अब अगर मैं दोबारा आऊँ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के मामले के ऊपर, तो उनके लिए जो चैलेंजेस मौजूद हैं उनमें मैंने 2 का तो जिक्र कर दिया, लेकिन साथ साथ बेंचेस की तश्कील है, वो मामला भी उनके लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर बन सकता है, क्योंकि हमने माजी में देखा जस्टिस उमर बंदयाल पे यही इल्जाम था कि वो बेंचेस के मामले पे अपने मखसूस जजेस या जिनको फिक्स्ड बेंच का भी ताना दिया गया कि अपने मखसूस जजेस को जो है ना बेंचेस में शामिल करते हैं। जैसे एजाजुल हसन का नाम आता था, जैसे मुनीब अख्तर का नाम आता था, और जस्टिस काजी फायद ईसा बज़ाहिर उन बेंचेस से दूर होते थे या उनको शामिल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल जो आइनी और सियासी मामला के केसेस थे। अब इसमें भी जस्टिस काजी फायद ईसा एक मस्बत जो है वो पेशरफ उनकी जानिब से सामने आ रही है। गुज़श्ता रोज़ भी समाअत के बाद उन्होंने अपने 2 जो साथी जो सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस तारिक मसूद, उनसे मशवरा करके उन्होंने बेंचेस की तश्कील दी और इस हफ्ते का जो रोस्टर सामने आया उन्होंने वो मुशावरत से बेंचेस तश्कील दिए थे। और अब उन्होंने दोबारा से जो बेंचेस की तश्कील है और ज़ेरे अल्तवा जो मुकदमात हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया 57,000 मुकदमात हैं, उस हवाले से उन्होंने इंतहाई अहम इजलास जो है वो बुला लिया है और ये कह रहे हैं कि इजलास कल जो है 3 बजे बुलाया गया है। और अहम बात यह कि इस इजलास में जस्टिस काजी फायद ईसा ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। अब एक इंतहाई दिलचस्प पहलू ये है कि अगर सियासी तौर पर जस्टिस काजी फायद ईसा की बात की जाए तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल जज जो हैं साबित हुए हैं और ऐन मुमकिन है बतौर चीफ जस्टिस भी साबित हो जाए। गो कि नून लीग ये समझती है कि उनको जो है वो रिलीफ मिलेगा या उनको तकलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि शायद हर ही हुकूमत उनसे नाराज रही है और शायद इदारे भी उनसे नाराज रहे हैं। अगर मैं कुछ अहम केसेस आपके सामने रखूँ तो जस्टिस काजी फायद ईसा जब बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेमो गेट स्कैंडल, बड़ा मशहूर स्कैंडल था हुसैन हक्कानी का जिसमें नाम लिया जाता है, तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट लिखी थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 2012 में। तो उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी उनसे सख्त नाराज हो गई थी। फिर 2016 में कोयटा में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 75 अफराद शहीद हो गए थे। उस धमाके की इंक्वायरी रिपोर्ट भी जस्टिस काजी फायद ईसा ने ही लिखी थी और उस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून उनसे नाराज हो गई थी और जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे अपना चौधरी निसार साहब, उन्होंने इंतहाई सख्त जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा से बड़े गिले किए गए थे। और फिर 2019 में जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैजाबाद धरना का केस दे दिया था और जिससे तहरीक इंसाफ तो नाराज हुई थी, साथ साथ मुख्तदर हल्के भी जस्टिस काजी फायद ईसा से नाराज हो गए थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ एक और वजह से जस्टिस काजी फायद ईसा से नाराज रही है और वो है जो उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स का केस में जो नैब ने नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, उन्होंने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दी थी। गो कि वो 3 रुकनी बेंच था। ये 2018 का मामला है जिसके अंदर जस्टिस मुशीर आलम शामिल थे, जस्टिस काजी फायद ईसा शामिल थे और जस्टिस मज़हर अली पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था। और अहम बात यह कि जब ये फैसला जस्टिस काजी फायद ईसा ने दिया था तो उन्होंने तफसीली फैसले में ये लिखा था कि हुदैबिया रेफरेंस का मकसद मुलजमान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वो बात कर रहे थे कि उनको दबाव में लाना था, मुलजमान को दिफा का मौका भी नहीं दिया गया। नैब ने रेफरेंस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़ेरे इल्तिवा रखा है और कानूनी अमल की नफ़ी की है। ये है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, जिनसे किसी बात की अगर किसी भी सियासी जमात को उम्मीद है तो वो बेहतर है कि अभी अपनी उम्मीद को जो है ना वो ना रखें और वो लेट हिम डिसाइड व्हाट देयर फेट वुड बी। अच्छा, इसके अलावा एक इंतहाई अहम जो मामला है वो है जो तहरीक इंसाफ का है, उनके चेयरमैन का है। वो अभी तक मामला सेटल डाउन नहीं हो सका है, वो अभी भी जेल में मौजूद हैं और उनके हवाले से भी जो केसेस हैं वो अपने मामला आगे बढ़ रहे हैं। ये केसेस भी यकीनन जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सामने जो है वो दोबारा सामने आएंगे और उनको भी ज़ाहिर इन केसेस को देखना होगा। लेकिन साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत अपनी जगह मौजूद है। जैसे मैं बार बार अपने तमाम वीलॉग्स में बताता हूँ, कबूलियत का मामला है जो कि गालिबन अभी तक नहीं
सामने आ सकी है। अब इसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि जी तहरीक इंसाफ के पास वोट बैंक मौजूद है, ये बात सब मानते हैं, और आइंदा आने वाले इलेक्शंस जो हैं उनमें जो नौजवान वोटर है वो तहरीक इंसाफ के लिए ट्रम्प कार्ड या त्रुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अंदर इजाफा हो रहा है। और आज भी इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो बताई है वो 12,69,80,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। और इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि 2018 के मुकाबले में 2023 तक जो मर्द और ख़वातीन वोटर का मवाजने का डेटा उन्होंने जारी किया है, जिसके मुताबिक 2018 के मुकाबले में 2023 में मर्द वोटर्स की तादाद 1 करोड़ जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद में तकरीबन 90 लाख का इजाफा हुआ है। और इसके अंदर जो मैं दोबारा बताऊं कि नौजवान वोटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 18 से 35 साल के जो वोटर्स की तादाद है वो 57,95,197 है, जबकि 2018 में रजिस्टर्ड 5,92,24,839 मर्द वोटर की तादाद बढ़कर अब 6,85,08,258 हो गई है। इसी तरह खवातीन वोटर्स की तादाद जो कि 4,67,30,570 से बढ़कर अब 5,84,72,014 तक पहुंच गई है। और इनमें आप नौजवान वोटर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादातर जो वोट बैंक है ये बादी नज़र में तहरीक इंसाफ का ही है। अब होगा क्या ये तो आने वाले वक्त बताएगा। और ये तमाम वो सियासी मंजरनामा था और अदालती मंजरनामा है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। आगे चल के जो भी पेशरफ्त या जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं अगले व्लॉग में ज़रूर आपके सामने रखूँगा। शुक्रिया।